Hello everyone, I welcome you all on the basic platform Interns Focus Academy. Today we are going to discuss about the preterm. हम लोग आज preterm के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो let us start with the preterm. तो preterm are those neonate whose birth take place less than 37 completed week of gestation. थर्टी सेवन वीक्स के पहले जो भी न्यूनेट बर्थ लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रीटर्म बेबी. इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, हम उसको देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन प्रीटर्म में 3 क्लासिफिकेशन होता है. फर्स्ट, एक्सट्रीमली प्रीटर्म. सेकंड, अर्ली प्रीटर्म. एंड थर्ड, लेट प्रीटर्म. तीनों के बारे में देख लेते हैं. लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन. 28 वीक्स के पहले अगर कोई न्यूनेट का बर्थ हो रहा है उसको हम लोग स्टेबली प्रीटर्म में कैटेगराइज करते हैं. और 28 to 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में अगर इस टर्म के बीच में हुआ तो अर्ली प्रीटर्म. और 34 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में कोई प्रीटर्म बर्थ ले रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे लेट प्रीटर्म. ठीक है, ये आपका प्रीटर्म और क्लासिफिकेशन प्रीटर्म का एक्सट्रीमली प्रीटर्म, अर्ली प्रीटर्म और लेट प्रीटर्म. मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर फॉर द प्रीटर्म बर्थ. Risk factor for the preterm birth. Sometimes questions are asked, that is, what is the major cause for the preterm mortality? So the answer is the complications of the preterm. Approximately 24% chances are there for the preterm mortality is complication of preterm. तो हम लोग एक एक करके रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या क्या होता है. मैटरनल फैक्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ मदर, प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी. Conditions of mothers means मदर का एज क्या है, मदर का एज यंग है या ओल्ड है. तो मदर्स के क्रोनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस या आप एनेमिक कह सकते हैं, एनेमिया, तो वो सब केस आता है मदर का कंडीशंस का जिसमें चांसेस है प्रीटर्म होने का. प्रीवियस प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि उस मदर को पहले भी जो बेबी हुआ हो वो प्रीटर्म हुआ हो. और प्रेजेंट प्रेगनेंसी मतलब वो उसका कंडीशंस कैसा है, प्लासेंटा प्रेजेंट कंडीशन मतलब अभी किस तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा है. तो वो कैसा हो गया आपका, ये मैटरनल फैक्टर डिफाइन करता है. सेकंड, यूटेराइन फैक्टर. अगर यूट्रस बाइकॉर्नुएट हुआ तो चांसेस है प्रीटर्म होने का. बाइकॉर्नुएट यूट्रस. प्लासेंटल फैक्टर, प्लासेंटा कैसा हो, एब्रप्शियो प्लासेंटा हो या प्लासेंटा प्रीविया हो. इन दो केसेस में चांसेस है प्रीटर्म होने का. फीटल का कंडीशन,
फीटल फैक्टर, फीटल डिस्ट्रेस हो, फीटल डिस्ट्रेस या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस हो, तब जाके प्रीटर्म होने के चांस है। तो ये कुछ 4 रिस्क फैक्टर हैं। मैटरनल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर, प्लासेंटल फैक्टर, फीटल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में कंडीशंस ऑफ मदर, प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी। यूटेराइन फैक्टर में बाइकॉर्डोइड यूट्रस, प्लासेंटल फैक्टर में एब्रेप्शियो प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया हो, फीटल फैक्टर में फीटल डिस्ट्रेस या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले एक रिस्पॉन्स आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स का नाम है बेबिंस्की रिस्पॉन्स। बेबिंस्की रिस्पॉन्स क्या है कि मान लीजिए कि ये क्या है, फुट है, सोल है, बेबी का सोल है। तो सोल को अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या आप कार के की से या पेंसिल से अगर बेबी के इस तरफ से अगर सोल को करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो बेबी रिस्पॉन्स करता है इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये आपका रिस्पॉन्स कहलाता है बेबिंस्की रिस्पॉन्स, जो कि क्या होता है, जो कि एडल्ट में एबनॉर्मल है। वो आपका कोई पैथोलॉजिकल कुछ केस बताएगा, लेकिन न्यूबॉर्न के केस में ये नॉर्मल होता है, देखा जाता है। एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, एक होता है फ्लेक्सर, एक होता है एक्सटेंसर। तो जो एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स है वो न्यूबॉर्न में नॉर्मल होता है, यही आपका बेबिंस्की रिस्पॉन्स है, जो कि एबनॉर्मल है एडल्ट में बट नॉर्मल है न्यूबॉर्न में। तो ये देखा जाता है, एक पॉइंट था। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्रीटर्म का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फैट्स होंगे प्रीटर्म में वो कम हो गए। जनरलाइज हाइपोटोनिया मतलब कहने का मतलब है कि वो पूरा बॉडी एक्सटेंड रहेगा उनका, मतलब जो टर्म बेबी होते हैं वो किस तरीके से उनका एंगल बना होता है, कुछ ना कुछ इस तरीके से, या फ्रॉक कैसा होता है उस तरीके से मतलब रहेंगे। लेकिन हाइपोटोनिया कहने का मतलब कि वो एकदम सुस्त रहेंगे, ऐसे हाथ पैर एकदम खिंचा, मतलब एक्सटेंड किया हुआ एकदम लूज, हाइपोटोनिया केस में। तो वो हो गया आपका जनरलाइज हाइपोटोनिया। स्किन कैसा होगा, थिन होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। अबंडेंट लैनुगो यानी कि उनके बैक में बहुत ज्यादा हेयर होगा, उसको कहेंगे अबंडेंट लैनुगो। और हेड जो होगा वो काफी बड़ा होगा। एंटीरियर फ्रंटेला लार्ज होगा। ईयर का जो कार्टिलेज होगा वो सॉफ्ट होगा। और ब्रेस्ट बड नोड्यूल छोटा होगा। जेनेटल केस, मेल के केस में स्क्रोटम पोअरली डेवलप होगा या अनडिसेंडेड टेस्टिस होगा। और फीमेल केस में एक्सपोज्ड क्लाइटोरिस। ये सब केस कुछ कैरेक्टरिस्टिक है प्रीटर्म का। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो है टूल टू असेस द जेस्टेशनल एज। मीन्स कोई बेबी बर्थ लिया हो, उसके बाद हमको पता ही नहीं है कि उसका जेस्टेशनल एज कब है। उसकी अगर मान लीजिए उसकी जो मदर है वो इलिटरेट है, उनको पता ही नहीं है कि एलएमपी उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब था, या उसकी मदर अगर डेथ हो गई है उसकी मदर की, तो पता ही नहीं चल रहा कि वो जेस्टेशनल एज उसका कितना है। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक टूल का उपयोग करते हैं जिसका नाम है एक्सपैंडेड न्यू बलार्ड स्कोर। ये बेसिकली एक स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हम लोग बेबी का जेस्टेशनल एज पता करते हैं।
ये होता है बेसिकली दो चीज को डिटरमाइन करता है, फिजिकल मस्कुलैरिटी और न्यूरोमस्कुलैरिटी। कितने वीक से कितने वीक तक हम लोग जान सकते हैं? 20 to 44 वीक्स के जो भी इसके बीच के दौरान जो भी बर्थ लेगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जेस्टेशनल एज जान सकते हैं। स्कोरिंग बेसिकली हम लोग -1 to 5 तक करते हैं। मिनिमम स्कोर मिनिमम स्कोर -10 है और मैक्सिमम स्कोर वो 50 है। इसको थोड़ा डिटेल में लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं टूल टू एसेस द जेस्टेशनल एज। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपैंडेड न्यू बलार्ड स्कोर। एक्सपैंडेड न्यू बलार्ड स्कोर, इसमें दो चीज का बेसिकली ख्याल रखा जाता है, फिजिकल मस्कुलैरिटी और न्यूरो मस्कुलैरिटी। 20 to 44 वीक्स के अराउंड कोई भी अगर जिसका जेस्टेशनल एज पता नहीं है तो हम लोग पता कर सकते हैं। स्कोरिंग बेसिकली -1 to 5 होता है। मिनिमम स्कोर इसमें -10 का रहता है और मैक्सिमम स्कोर 50 का रहता है। अब कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्कोर या किस बेसिस पे करते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करते हैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। पोस्चर्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका स्कोर कहां से कहां तक था, -1 to 5, -1 0 1 2 3 4 5। पोस्चर्स, अगर पोस्चर्स की बात करें तो अगर उसका पोस्चर हाइपोटोनिक है मतलब पूरा लूज है, एक्सटेंडेड है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा है, प्रीटर्म है। प्रीटर्म है तो उसका स्कोर हम लोग कर सकते हैं 0 1 -1। और अगर उसका पोस्चर अगर पूरा ठीक है मतलब इस तरीके से है, मतलब ऐसे करके अगर है तो उसको हम लोग लिख देंगे कि वो टर्म बेबी है। प्रीटर्म वाले केस में, पोस्चर में प्रीटर्म वाले केस में वो हाइपोटोनिक रहेगा। दूसरा केस आर्म रिकॉइल, पॉप्लिटियल एंगल, लेग heel to ear, स्किन लैन्यूगो। आर्म अगर उसका रिक्वाइल कर जा रहा है मतलब इस तरीके से रिक्वाइल आसानी से कर जा रहा है तो वो हो जाएगा प्रीटर्म। अगर टर्म रहेगा तो रिक्वाइल नहीं होगा। पॉप्लिटियल एंगल में ये जो एंगल है पॉप्लिटियल एंगल, अगर इसके ये जो एंगल है इसके बीच में अगर एंगल बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एंगल बनेगा तो वो हो गया प्रीटर्म। और एंगल अगर नहीं बन पा रहा है तो वो हो गया टर्म बेबी। हील टू ईयर, पैर को कान तक ले जाना, अगर एंगल ज्यादा बन रहा है तो वो प्रीटर्म, एंगल कम बन रहा है तो वो टर्म बेबी। स्किन में भी प्रीटर्म में जो स्किन होगा वो ज्यादा होगा और टर्म में स्किन कम होगा। ये कुछ पैरामीटर्स था।
आपको एक्सपेंडेड न्यू बलार्ड स्कोर में। तो जितना भी अगर अच्छा स्कोरिंग हम लोग करते हैं इस तरफ तो वो टर्म का रहता है, और स्कोरिंग अगर कम होता है तो वो प्रीटर्म कहलाता है। तो यही कुछ जेस्टेशनल एज हम लोग इस तरीके से कुछ पता करते हैं। इसमें कुछ आता है जैसे कि स्क्वायर विंडो टेस्ट, या स्कार्फ टेस्ट, स्क्वायर विंडो टेस्ट मतलब कि उसका पॉपुलेटियल एंगल के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। स्कार्फ टेस्ट कि ये जो मिड लाइन है हमारा, तो वो हैंड को क्रॉस करता है या क्रॉस नहीं कर पाता है, तो उस बेसिस पे स्कार्फ टेस्ट है। तो बेसिकली ये सब चीज था आपका एक्सपेंडेड न्यू बलार्ड स्कोर में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजीज जो कि कॉमन है। ऐसे डिजीज तो न्यूनेट बेबी में होता ही है, लेकिन वो डिजीज जो मोर कॉमन है किसमें, प्रीटर्म न्यूनेट्स में, उसको लोग देख रहे हैं। ये मोर वनरेबल होते हैं कोई भी इंफेक्शंस के। तो देखते हैं न्यूनेटल सेप्सिस जो मोस्ट कॉमन है। फिर सीएनएस में आइएगा तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, आइज के केस में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी देखा जाता है। रेस्पिरेटरी केस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या बीपीडी, पल्मोनरी हेमरेज। और कुछ हाइपोज हैं जैसे कि हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ये सब कोई डिजीज जो है वो प्रीटर्म में ज्यादातर दिखाया जाता है। और जीआई के केस में न्यूनेटल जॉन्डिस या फीडिंग इशू, ये जीआई के केस में। तो ये कुछ डिजीज है जो कि प्रीटर्म के केस में ज्यादा दिखाया जाता है। न्यूनेटल सेप्सिस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बीपीडी, पल्मोनरी हेमरेज, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, और जीआई के केस में न्यूनेटल जॉन्डिस और फीडिंग इश्यूज। लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फीडिंग कैसे कराते हैं प्रीटर्म में। तो इस तरफ हम लोग जेस्टेशनल एज लिखे हैं, इस तरफ मोड ऑफ फीडिंग, किस तरीके से फीड कराते हैं। अगर जो बेबी है वो लेस देन 28 वीक्स का है तो उसमें हम लोग इंट्रावेनस फीडिंग कराते हैं या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। 28 to 31 वीक्स के केस में ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब हम लोग क्या कराते हैं, फीडिंग कराते हैं। 22 to 34 वीक्स में कटोरी स्पून की मदद से हम लोग फीडिंग कराते हैं। और अगर 34 वीक्स, मोर देन 34 वीक्स से अगर ज्यादा का अगर वो है तो हम लोग डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग प्रीफर कराते हैं। बेसिकली होता क्या है कि रूटिंग सकिंग जो रिफ्लेक्सेस होता है वो प्रीटर्म में इनिशियली में एब्सेंट होता है, तो जिसके वजह से हम लोग आईवीएफ या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कराते हैं। फिर अगर रूटिंग सकिंग जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप करता है लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर नहीं बनता है तो फिर उसके केस में लोग कटोरी स्पून कराते हैं। फिर अगर वो आ जाता है रूटिंग सकिंग रिफ्लेक्स आ जाता है तो फिर हम लोग, या फिर कोऑर्डिनेशन भी साथ बैठे लगता है, फिर हम लोग डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग का प्रीफर करते देना। ये कुछ डिस्कशन था फीडिंग ऑफ प्रीटर्म न्यूनेट के। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली लोग प्रीटर्म को काफी डिस्कस किए डिटेल में, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टूल्स टू असेस द जेस्टेशनल एज, एक्सपेंडेड न्यू बलार्ड स्कोर हम लोग डिस्कस किए, उसके फैक्टर्स को देखें, और लास्टली हम लोग कुछ डिजीज को भी देखें, फिर हम लोग फीडिंग देखें प्रीटर्म न्यूनेट्स में। तो आज जो हम लोग डिस्कस किए उसमें कोई भी अगर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।